पिछली क्लास में हमने यूनिट फर्स्ट जो पदार्थ थी उसके बारे में बात की। हमने उसी में बात की पदार्थ के प्रकार पर। हमने आपको बताया कि भौतिक स्वरूप या भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार से उनकी जो अवस्थाएं थी उनके बारे में बताया। इसके अलावा हमने आपको बताया रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ जो 2 प्रकार के होते हैं। उसी के क्रम में आज हम देखेंगे जो रासायनिक संगठन या भौतिक अवस्था परिवर्तन के आधार पर जो भौतिक अवस्था है उनका जो आपस में परिवर्तन होता है उन पर आज हम बात करेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपसे बात करेंगे जो भौतिक अवस्थाएं होती है उनका आपस में परिवर्तन किस हिसाब से होता है। आज हम ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे, सब्लिमेशन की, आज हम निक्षेपण की बात करेंगे, डिपोजिशन की, आज हम बात करेंगे संघनन की, डिकम्पोजिशन की। इसके अलावा आज हम बात करेंगे संघनन कंडेंसेशन की। इसके अलावा हम सभी उन अवस्थाओं की बात करेंगे जो आपस में अवस्था परिवर्तन कर सकती है। 6 से 7 अवस्थाएं हम आपको बताएंगे। जो पिछली क्लास में हमने पदार्थ की अवस्थाएं में बात की थी उन्हीं में जो आपस में अवस्था परिवर्तन उन्हीं सब पर आज हम बात करेंगे। हमने पिछली क्लास में पदार्थ यूनिट की बात की थी जिसे मेटर, द्रव या सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। हमने आपको बताया था कि पदार्थ 2 प्रकार से हो सकता है, तो भौतिक परिवर्तन, भौतिक अवस्था के आधार पर या भौतिक स्वरूप के आधार पर। दूसरा हमने बताया था आपको रासायनिक संगठन के आधार पर। पदार्थ के हमने 2 आपको अवस्थाएं बताई या पदार्थ के 2 प्रकार बताए। हमने बताया कि भौतिक स्वरूप के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ मतलब प्योर सब्सटेंस, अशुद्ध पदार्थ इम्प्योर या मिक्सचर बोलो। जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उन्हीं में हमने आपको बताया कि हम बात करेंगे जो समांगी या विषमांगी मिश्रण होता है। इसके बाद हम बताएंगे जो समांगी मिश्रण होते हैं उन्हीं को विलयन कहते हैं। विलयन में 2 भाग विलय या विलायक की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम जो भौतिक स्वरूप के आधार पर 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं जो कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इन अवस्थाओं का आपस में जो परिवर्तन है उन सभी की आज हम बात करेंगे। हमने भौतिक अवस्था के आधार पर आपको किसी भी पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताएं। पहला सॉलिड, इसको ठोस बोलते हैं। दूसरा लिक्विड, जिसको हम द्रव। तीसरा गैस। चौथा प्लाज्मा। पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। हमने आपको बताया कि जो प्लाज्मा अवस्था है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है ये दोनों अवस्थाएं ऐसी अवस्थाएं हैं जो हमारे आसपास उपस्थित वातावरण या पृथ्वी पर नहीं पाई जाती। अर्थात बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था जो ये प्रयोगशाला में संभव है। जो प्लाज्मा अवस्था ये हमारे सौरमंडल में। जो प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है ये दोनों टेम्परेचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों में आपस में एक दूसरे से व्युत्क्रमणपाती संबंध या रेसिप्रोकल संबंध रखती है। इनके बीच जो प्लाज्मा अवस्था होती है वो 15 करोड़ या 150 मिलियन टेम्परेचर पर, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये अवस्था पाई जाती है। जब गैसें 15 करोड़ या 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आयनीकृत हो जाती है तो जो अवस्था प्राप्त होती है उस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है इसको 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्रिएट किया जा सकता है या इस अवस्था को बनाया जा सकता है। हमने आपको बताया था कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था जो है अपने यहाँ के सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने मिलकर खोजी थी। इस अवस्था पर आगे चलकर 2001 और 2001 या 2 में नोबेल दिया गया। इसके बाद में जो प्लाज्मा अवस्था की बात करते हैं हमने बताया था गैसें 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड या 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब गैसें आयनीकृत होती है तो जो अवस्था बनती है वो प्लाज्मा अवस्था कही जाती है। इस अवस्था को अगर हम साधारण रूप से देखें तो ये सूर्य के आसपास, जब सूर्य सुबह निकलता है तो उसके आसपास की जो गैसें होती हैं वो सभी जब 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर को प्राप्त करने के बाद आयनीकृत होकर प्लाज्मा अवस्था बना लेती है। इसके अलावा ये अवस्था तारामंडल, तारा समूह में पाई जाती है। इसी के अलावा हम देखेंगे जो सॉलिड है जो कि हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है, अर्थ पर पाई जाती है। इसके साथ साथ जो लिक्विड है जैसे कि जो जल या समुद्र है, इसके बाद जो गैस है जो हमारे आसपास उपस्थित वायुमंडल है, इनका आपस में अवस्था परिवर्तन होता है। हमने आपसे बात की थी, अभी हमने आप देख लिया कि पदार्थ 2 स्वरूपों में
भौतिक स्वरूप के आधार पर या रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ शुद्ध या अशुद्ध पदार्थ हो सकते हैं। जो शुद्ध पदार्थ होंगे या अशुद्ध पदार्थ होंगे, अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहेंगे। मिश्रण दो प्रकार का होता है, मिक्सचर समांगी या विषमांगी, हेट्रोजेनस या होमोजेनस। इसके बाद में जो विषमांगी मिश्रण होंगे वो एक अलग प्रकार से बनेंगे। जो समांगी मिश्रण होंगे उनमें एक अलग प्रकार, जिन्हें विलयन के नाम से जानते हैं, हम बताएंगे। विलयन में विलय या विलायक दो रूप हो सकते हैं। इससे पहले हम भौतिक स्वरूप के आधार पर जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं जो कि हमारे आसपास या हमारी पृथ्वी पर या हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं, उनकी बात हम करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस की इनकी आपस में परिवर्तन हो सकता है, इस परिवर्तन की बात करेंगे। अब इसके बाद जो प्लाज्मा होती है, मैं आपको बताया कि प्लाज्मा जो गैसें होती हैं वो उच्च ताप पर, अत्यधिक उच्च ताप पर, ये 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। जब आयनीकृत हो जाती है तो प्लाज्मा अवस्था बनती है। हमने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था की बात की, हमने बताया 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अवस्थाएं क्रिएट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने पदार्थों में अवस्था परिवर्तन को देखने से पहले हमने पहली क्लास में बताया था आपको, कोई भी जो पदार्थ है वो दो रूपों में, दो प्रकार से अपनी अवस्था परिवर्तन कर सकता है, या भौतिक आधार पर या रासायनिक आधार पर। मतलब भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिसमें वस्तु परिवर्तन कर लेती है लेकिन वो आसानी से अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ सकती है। रासायनिक परिवर्तन ये ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें वस्तु परिवर्तन तो कर लेती है परंतु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आप वापस आ पाना इसके लिए नामुमकिन होता है। जैसे कि इसका उदाहरण की बात करो या इसके एग्जाम्पल की बात करो तो हमने आपको बताया था कि गंजा होना और गंजा करवाना। अगर आप गंजे हो जाते हैं तो वापस बाल उगाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप गंजा करवाते हैं तो आप कुछ समय पश्चात अपने उसी तरीके से वापस बाल पा सकते हैं। जो भौतिक परिवर्तन है उसमें प्रारंभिक अवस्था में आसानी से वापस आ जाते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हम वापस नहीं आ सकते। पदार्थ में जो परिवर्तन होता है इनकी अवस्थाओं में भौतिक स्वरूप के आधार पर जो 5 अवस्थाएं बताई गई उनमें जो आपस में परिवर्तन होता है वो दो रूपों में हो सकता है, या तो भौतिक परिवर्तन होगा या फिर रासायनिक परिवर्तन। हमने आपको एक एग्जांपल और बताया कि जैसे मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना दोनों अलग अलग रासायनिक परिवर्तन। एक रासायनिक परिवर्तन, दूसरा भौतिक परिवर्तन। जब मोमबत्ती जल जाती है तो उसमें सिर्फ हमें जितने समय तक मोमबत्ती जलती है सिर्फ रोशनी मिलती है, इसके बाद में वो वाष्प के रूप में उड़ जाती है, उसमें कुछ नहीं बचता। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन, अगर मोमबत्ती को पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद मोमबत्ती को हम वापस उसी आकार में वापस ला सकते हैं। जो मोमबत्ती को पिघला लिया, पिघलाने के बाद हम उसको वापस उस पिघली हुई मोम से मोमबत्ती बना सकते हैं। जैसे गांव में आपने देखा होगा जो दीपावली पे मोमबत्ती वगैरह जलाई जाती थी, जो कम जली हुई मोमबत्ती बच जाती थी, उनसे हम जो कड़वा तेल या जो राई का तेल होता है उसकी मदद से बेहसीन बना लेते थे। ये बेहसीन बना लिया आपने, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन हो गए। जो प्रारंभिक अवस्था मोमबत्ती की थी उससे आपने बेहसीन बना ली, या उसके जो पिघलाकर जो आपने उसको स्वरूप या आकार दिया है उससे हम वापस मोमबत्ती बना सकते हैं। ये बात है कि हो सकता है कि जो उसका प्रारंभिक स्वरूप था, जो उसका प्रारंभिक भौतिक स्वरूप था वो उसे ना मिल सके, लेकिन हूबहू तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ गुणों से मिलती हुई हम वापस मोमबत्ती बना सकते हैं। जब उसके बाद में बात करेंगे कि हम भौतिक परिवर्तन के आधार पर क्या उसके दहन की क्षमता में परिवर्तन हो जाएगा, वो सब बात अलग की होती है। लेकिन अभी जो कहीं ना कहीं मिलते जुलते रूप में वापस प्रारंभिक अवस्था में आ सके वो सभी भौतिक परिवर्तन है, और जो रासायनिक परिवर्तन है वो दोबारा वापस अपनी अवस्था में नहीं आ सकते। जैसे कपूर को अगर हम जलाते हैं, कपूर को जलाने के पश्चात अगर पूजा पाठ वगैरह में प्रयोग करते हैं, अगर कपूर जल जाता है तो बाष्प के रूप में उड़ जाएगा। तो ये बाष्प के रूप में उड़ गया जो कपूर, ये वापस पाना या वापस कपूर बना पाना मुश्किल। लेकिन यही कपूर यदि ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा हम पिघलाते हैं या इसको जलाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा जो कपूर बाष्प में परिवर्तित होगा, ये प्रयोगशालाओं में हम इन्हें बाष्प के रूप में संग्रहित कर लेंगे। वापस उन्हीं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा हम इसे वापस कपूर बना सकते हैं। तो जो भौतिक परिवर्तन है वो कपूर का ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा चल रहा है, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन है वो कपूर का पूजा पाठ या पूरी तरीके से चल जाता है। जब भौतिक परिवर्तन हम बात करेंगे तो उसमें प्रारंभिक अवस्था में वापस आ सकते हैं। इसी आधार पर जब हमने ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया बताई, हम आपको बताएंगे कोई भी ठोस जो सॉलिड होते हैं वो जब गैसों में परिवर्तित हो जाते हैं तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है।
लेकिन जो ये गैसें बनी हैं उनसे वापस ठोस में आ सकती है। जब उनसे वापस ठोस में आएंगे तो यही प्रक्रिया निक्षेपण कहलाएगी, यही प्रक्रिया निक्षेपण कहलाएगी। इसे हम डिपोजिशन के नाम से जानते हैं। इन्हीं सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे जब रासायनिक परिवर्तन की, तो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, मोमबत्ती का जलना। जब इसी का, तो इसका कह सकते हैं मोमबत्ती का पिघला हुआ रूप या मोमबत्ती का पिघलना, कपूर का जलना या कपूर का प्रयोगशालाओं में उत्पादन प्रक्रिया द्वारा जलना। ये दोनों एग्जाम्पल थे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। हमने आपको बताया कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, हमने आपको बताया रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इसमें आप प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक स्वरूप में वापस नहीं आ सकते, लेकिन इसमें आप प्रारंभिक स्वरूप या प्रारंभिक रूप में आप वापस आ सकते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे ठोस, इसको हम इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। दूसरा द्रव या लिक्विड, तीसरा गैस। किसी भी पदार्थ की ये तीन, द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव जो है वो लिक्विड होता है, मतलब जैसे पानी। द्रव्य है वो पदार्थ होता है, वो किसी भी अवस्था में हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जैसे हमने बताया था, चैप्टर का नाम जो था वो पदार्थ था। पदार्थ मतलब या द्रव्य, द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। जो द्रव्य होता है वो एक ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका भार निश्चित होता है, जिसका आयतन निश्चित होता है, जिसका आकार निश्चित होता है। लेकिन द्रव में हमने पढ़ा था कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, ये जिस भी बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, उसके बेस का आकार ग्रहण कर लेता है। अगर आपने 10th में मेंसुरेशन वगैरह पढ़ी होगी, 10वीं में, तो आपने उसमें देखा होगा कि जो हम बेलन पढ़ते थे, बेलन मतलब सिलेंडर, तो हम देखते थे कि उसका जब हम आयतन निकालते थे तो हम कहते थे एरिया ऑफ बेस। उसका एरिया जो होता है वो वृत्ताकार होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो भी द्रव होते हैं वो उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिस बर्तन में रखे जाते हैं। जो आकार लेते हैं उसके बेस का लेते हैं, उसके आधार का लेते हैं, उसी हिसाब से उसका आयतन निकाला जाता है। जब हम 10th में थे तो हमने पढ़ा भी था कि बेलन का आयतन हम कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसी आधार पर जो द्रव्य होते हैं, द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव्य पदार्थ है जबकि द्रव एक लिक्विड है, जैसे कि पानी। जब ठोस की हम बात करते हैं, सॉलिड, तो सॉलिड में हमने कल बताया था कि इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है। हमने पदार्थ पढ़ाते समय दो प्रॉपर्टीज बताई थी जो पदार्थ की मुख्य प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी थी कि इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स हर समय काम करता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, ठोस फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में हो। हमने आपको बताया था कि ये हो सकता है कि इनके बीच कार्य करने वाले अट्रैक्टिव फोर्स में अलग अलग हिसाब से अलग अलग प्रकृति के रूप में कार्य करते हैं। जब ठोस में होते हैं तो ये प्रबल होते हैं, ये ज़्यादा हाई प्रोफाइल रूप में होते हैं। जब लिक्विड होते हैं तो वो अलग होते हैं, गैस में अलग होते हैं। हमने इसी में बताया था कि इनके बीच थर्मल मोशन, वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी अवश्य कार्य करती है। अगर ठोस में होंगे तो इनके बीच काइनेटिक एनर्जी या मोशन बिल्कुल धीमा होगा, जो लिक्विड होंगे ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होगा। द्रव होगा इतना तीव्र गति से, इसके कण अलग अलग भागने की कोशिश करेंगे। हमने इसी आधार पर आपको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था भी बताई थी। हमने बताया था कि किस हिसाब से इनकी तरंग दैर्घ्य के बीच की दूरी, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, जिसके कारण ये एक सुपर एटम का कार्य करने लगते हैं। वो सब आप पिछली क्लास में देख सकते हैं। हमने आपको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में क्या क्या समझाया। लेकिन आज हम सिर्फ इनकी अवस्था परिवर्तनों की बात करेंगे कि सॉलिड से कब लिक्विड, लिक्विड से कब गैस से कब सॉलिड। इन सब आपस में परिवर्तन जो 6 अवस्था परिवर्तन है उनकी हम बात करेंगे। जो 7वीं अवस्था परिवर्तन थी उसकी हम पहले बात कर चुके हैं। हमने आपको बताया कि कैसे 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड या 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आयनीकृत हो जाती है तो जो अवस्था प्राप्त होती है वो अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। 7वीं अवस्था की बात हम पहले करते हैं। तो ये 6 अवस्था है, इनकी आज हम बात करेंगे। हम बात करेंगे किस हिसाब से सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में इनका आपस में अवस्था परिवर्तन होता है। कोई भी पदार्थ हो तो किसी ना किसी क्रिया द्वारा आपस में परिवर्तित हो सकता है। जैसे कि जो सॉलिड है, सॉलिड जब लिक्विड में परिवर्तित हो, सॉलिड लिक्विड में परिवर्तित होंगे। सॉलिड का एग्जांपल आप देख सकते हो कि बर्फ, लिक्विड का पानी। अब आप शायद समझ लें, जैसे कि फ्रिज में अगर बर्फ जम गई है, उसको हम बाहर निकालेंगे तो वो पानी में परिवर्तित हो जाएगी। तो क्या कहते थे कि जो बर्फ है वो गल गई। तो इसी प्रक्रिया को हम गलन कहते हैं। ठोस से द्रव में परिवर्तन, इस प्रक्रिया को हम गलन या मेल्टिंग, यही जब ठोस गैस में परिवर्तित हो जाए, जैसे हमने बताया कपूर,
पिघलना, या कोई जो ठोस बर्फ है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाए, जिसको शुष्क बर्फ बोलते हो आप, तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाए, या अमोनियम क्लोराइड, या नेप्थलीन। नेप्थलीन क्या होता है? नेप्थलीन गोलियां होती है जहाँ हम कपड़े वगैरह रखते हैं, उनके वहां पर हम नेप्थलीन की गोलियां रख देते हैं। नेप्थलीन की गोलियां कुछ समय पश्चात गायब हो जाती है, वो इसलिए रख देते हैं क्योंकि वहाँ कीड़े वगैरह ना आए। जहाँ नेप्थलीन की गोलियां रख देते हैं, जहाँ पर कपड़े हम रखते हैं, स्टोर करते हैं, वहां पर ये नेप्थलीन की गोलियां इसलिए रख देते हैं क्योंकि वहां पर काकरोच वगैरह जो कीड़े हैं ये वगैरह ना आए। तो जो ठोस से जब ये गैस में परिवर्तित होगा तो इस अवस्था परिवर्तन को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। हम आपको बाकायदा पूरा 6 अवस्था के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम एक एक करके भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक ग्राफ के रूप में आप समझ लो। सब्लिमेशन, जब कोई ठोस था, मान लो बर्फ थी, बर्फ अभी पानी में परिवर्तित हुई, तो इस अवस्था परिवर्तन को हमने कहा गलत। जब ठोस या बर्फ गैस या वाष्प में परिवर्तित हुई, गैस का उदाहरण वाष्प ले सकते हैं, हमारे आसपास उपस्थित वातावरण में कई गैस है, जब इनका आपस में परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन को हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। इसके अलावा जब ये पानी वापस ठोस में परिवर्तित, कैसे? जैसे कि हमारे हाथ में कोई पानी की बोतल है, उस बोतल को ले जाके आप फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में रख दो, जल्दी से जल्दी वो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगी। जो पानी है वो वापस बर्फ में परिवर्तित हो, मतलब लिक्विड ठोस में परिवर्तित हो गया, तो हम कहते थे कि बर्फ जम गई। तो इसको बोलते हैं जमना या फ्रीजिंग। द्रव से जब ठोस में परिवर्तित होगा, अभी हम द्रव से ठोस से पानी में गए थे, अब हम द्रव से वापस ठोस में या सॉलिड में आ रहे हैं, तो इस अवस्था परिवर्तन को हम कहते हैं, आराम से देखिए, इस अवस्था परिवर्तन को हम बोलेंगे जमना, किसी भी चीज का जमना, फ्रीजिंग। इसके साथ ही अगर हम बात करें गैस से वापस लिक्विड में, अभी देखो ठोस से हम द्रव में गए, मतलब बर्फ से हमने पानी बनाया, पानी से वापस बर्फ बनाया, दोनों अवस्था परिवर्तन, एक गलन एक मेल्टिंग, ये दोनों हमने देख ली। इसके बाद में हम देखते हैं कि जब सॉलिड से हम गैस में जा रहे थे तो ऊर्ध्वपातन, लेकिन जब हम गैस से वापस ठोस में आएंगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानेंगे? जब गैस से वापस ठोस में आएंगे, जब हम वापस गैस से ठोस में आएंगे तो इसको हम डिपोजिशन या निक्षेपण प्रक्रिया से जानेंगे। गैस से वापस ठोस में आना, इसको हम बोलेंगे निक्षेपण। निक्षेपण या डिपोजिशन, डिपोजिशन। एक एक चीज आप साफ अलग से समझने की कोशिश करें। जब हम ठोस से गैस में गए तो ऊर्ध्वपातन था, लेकिन जब हम वापस गैस से ठोस में आए, ये निक्षेपण था, डिपोजिशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पत्तों पर जमी बर्फ या खिड़कियों के बाहर बरी जो बर्फ जम जाती है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है इनके। जैसे जिन ऐसे क्षेत्रफल या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर थोड़ा पारा या टेम्परेचर अपना 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर चला जाता है, उन जगहों पर क्या होता है कि जब रात के वक्त में जो आसपास वाष्प या गैसें उपस्थित होती हैं, वो आकर खिड़कियों के बाहर एक ठोस के रूप में हमें जमी हुई दिखाई देती है। वही अवस्था निक्षेपण कहलाती है। या वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके सियाचिन वगैरह इन जगहों पर आप जाएं, या कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है तो आपने देखा होगा कि उनके सर के ऊपर या बालों पर या भौं के ऊपर एक सॉलिड सा कुछ जम जाता है या बर्फ से जमी हुई प्रतीत होती है। तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है पत्तों पर जमी बर्फ, ये उन क्षेत्रों की बात हो रही है जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे हो जाता है। उन क्षेत्रों पर जो आसपास वाष्पें उपस्थित होती है, वो टेम्परेचर या तापमान परिवर्तन के कारण सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। जो वाष्पें होती हैं, मतलब जो गैसें होती हैं, वो वापस सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को हम निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। हमने सॉलिड से लिक्विड देखा, लिक्विड से वापस ठोस देखा, सॉलिड देखा, सॉलिड से गैस, गैस से वापस सॉलिड। अब हम देखेंगे 2 अवस्था परिवर्तन, 4 हम अवस्थाएं देख चुके हैं। पहली अवस्था जो हमने देखी थी, सबसे पहली अवस्था हमने देखी गलन, दूसरी अवस्था हमने देखी जमना, तीसरी हमने देखी ऊर्ध्वपातन, इसके बाद चौथी हमने देखी निक्षेपण। इसके बाद जब हम 5वीं अवस्था की बात करेंगे तो जो पानी होता है, जो द्रव होता है, जब गैस में परिवर्तित हो जाता है। अगर पानी को आप उबालते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, जैसे तापमान बढ़ेगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल करना शुरू कर देगा, उबलना शुरू कर देगा। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होते ही ये पानी गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा।
इसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। जब लिक्विड इसमें परिवर्तित होगा तो इसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। कोई कुछ लोग यहाँ एस जेड की जगह एस बनाते हैं, अपनी उनकी लैंग्वेज है वो क्या समझते हैं वो अपना देख लेंगे। द्रव जब गैस में वापस परिवर्तित हो जाती है तो इसको वेपराइजेशन या बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण। लेकिन जब यही गैस वापस द्रव में परिवर्तित हो जाती है, द्रव से गैस में परिवर्तित होने का सबसे अच्छा एग्जांपल हमने आपको बताया पानी का उबल जाना। या जब गैस को हम वापस द्रव में परिवर्तित करें, जैसे हमारे आसपास जो वातावरण है इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैसें होती हैं। ये गैसें जो बाष्पित रूप में जो हमारे आसपास वाष्प है, ये जब वाष्प किसी टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण वापस हमारी पृथ्वी पर आ जाती है तो इसी को हम बरसात कहते हैं। जो हमारे आसपास बादल होते हैं ये टेम्परेचर या तापमान में परिवर्तन के कारण हमारे जमीन पर आकर गिर जाते हैं या हमारे यहाँ बारिश वगैरह होने लगती है। तो इस जो प्रक्रिया को कहते हैं गैस से द्रव में परिवर्तन को, इसको बोलते हैं संघनन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखो तो उसका बरसात है। जो आसपास हमारे वाष्प उपस्थित है वो वाष्प आगे चलकर टेम्परेचर में परिवर्तन होने के कारण गैस से द्रव में परिवर्तित हो जाती है, इसको हम बोलते हैं संघनन। कंपोजिशन। संघनन को हम बोलते हैं कंपोजिशन या कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। एक बार इस ग्राफ को आप समझो, हो सकता है कि ज्यादा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए समझ में ना आए, लेकिन समझाने की कोशिश करते हैं कि जब सॉलिड से हम लिक्विड में गए तो बर्फ का जमना, बर्फ का पिघलना हुआ। जब लिक्विड से वापस ठोस में आए तो बर्फ का जमना हुआ, जो इसको हम गलन बोलेंगे, इसको हम जमना बोलेंगे। जबकि किसी चीज का जमाव बिंदु, किसी चीज का जमाव बिंदु या किसी चीज का गलनांक, ये क्या है, ये सब क्वथनांक या हिमांक हम आपको बताएंगे कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन कब ज्यादा कब घनत्व ज्यादा होगा, या बर्फ का आयतन या बर्फ का घनत्व इनमें से किसका क्या कब ज्यादा होगा। इन सब की बात हम फिजिक्स में करेंगे। हम आपको बताएंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन ज्यादा होगा या बर्फ का आयतन ज्यादा होगा। लेकिन अभी हम फिर जो इनके मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो इनका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, अलग अलग हर पदार्थ का अपना पानी का अलग है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीजिंग पॉइंट है। इसके अलावा पारा है, कई ऐसे ठोस से पदार्थ हैं जिनका अपना अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, उन सब पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन अभी हम जो अवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं उनमें भी हम एक बार देख लेते हैं। जो सॉलिड से जब हम लिक्विड में परिवर्तित करेंगे तो इसको कहेंगे हम सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित होने को गलन या मेल्टिंग। लेकिन जब हम लिक्विड से वापस सॉलिड में आएंगे तो इसको बोलेंगे जमना या फ्रीजिंग। इसके बाद जब सॉलिड से गैस में जाएंगे, जैसे कपूर का उबल जाना, कपूर का वाष्प में परिवर्तित हो जाना, NH4Cl नेफ्थलीन की गोलियां है तो इसको बोलेंगे उत्पादन सब्लिमेशन। जब गैस से वापस ठोस में आएंगे तो इसको बोलेंगे निक्षेपण डिपोजिशन। इसके बाद जब हम गैस से द्रव में जाएंगे, जैसे बरसात का होना, इसको बोलेंगे संघनन कंडेंसेशन। इसके बाद जब हम लिक्विड से वापस गैस में आएंगे तो इसको बोलेंगे वेपराइजेशन बाष्पीकरण। ये 3-4 बार पूछी कि बाष्पीकरण क्या होता है। और ऊर्ध्वापार्तन, ऊर्ध्वापार्तन के एग्जाम्पल बहुत पूछेंगे तो हम दोबारा इन सभी पर बात करेंगे, इनको एक एक करके समझेंगे कि ऊर्ध्वापार्तन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, इनको परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे। हमने आपको बताया ऊर्ध्वापार्तन, पहली अवस्था परिवर्तन है ऊर्ध्वापार्तन, क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसी हिसाब से हम लिखाएंगे। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वापार्तन क्या है, इसमें सॉलिड जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। इनकी सिर्फ एक डिफिनीशन है, इसको आप याद रखेंगे, सॉलिड चेंज टू गैसेस। जितने भी ठोस हैं वो सभी गैसों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, या आप नमक कह सकते हो। नमक ठोस होता है, आप कढ़ाई वगैरह में रख दो एक टेम्परेचर के बाद, अभी टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। अगर नमक है जो शुष्क नमक है वो सॉलिड में होता है, लेकिन यदि हम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसको रखा रहने दें तो ये आगे चल के वाष्प में परिवर्तित होता है। ये जब हम नमक या पानी के मिश्रण को मिलाकर किसी बर्तन में गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा पानी वाष्पित हो जाता है, लेकिन नमक उस कढ़ाई में सफेद सफेद एक पदार्थ के रूप में चिपका रहता है। लेकिन उसको भी आप अगर गर्म करते रहेंगे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जैसे ही होगा उस टेम्परेचर पर ये नमक भी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको शुष्क नमक या शुष्क बर्फ हो। शुष्क बर्फ, सूखी बर्फ जो होती है। इसके अलावा कपूर या नेफ्थलीन की गोलियां,
कपूर और नेपथलीन की गोलियां। कपूर को आपने बताया कि कपूर दो प्रकार से अवस्था में परिवर्तन करता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब हमारे ये बात समझने में कि ऊर्ध्वपातन एक भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन, तो इसके एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझ सकते हैं ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन। जब हम नमक को पिघलाएंगे तो ये रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जो नमक वाष्प में बाष्पित हो जाएगा वो वापस नमक बनाना मुश्किल है। जब हम नेपथलीन की गोलियों की बात करेंगे तो ये अगर एक बार इनको ठोस के रूप में लाते हैं, अगर हम रख देते हैं तो ये अपने आप वातावरण में कहीं गायब हो जाते हैं। जब ये गायब हो जाती है तो इनको ढूंढ पाना मुश्किल है, इनको वापस सॉलिड में परिवर्तित कर पाना मुश्किल है। लेकिन वही कपूर की अगर बात करोगे, कपूर के हमने दो रूप बताया आपको। हमने बताया कि कपूर को जब हम किसी पूजा पाठ या सामग्री वगैरह में, पूजा सामग्री वगैरह में जला देते हैं तो इसको वापस लाना मुश्किल है। तो हम आपको वहां सब बताएंगे कि ऊर्ध्वपातन में भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, दोनों टाइप के परिवर्तन हो सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से देखना, जब कभी पूछा जाए कि कपूर का जलना भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, तो कपूर का जलना रासायनिक परिवर्तन। लेकिन कपूर का प्रयोगशालाओं में वाष्प में परिवर्तित होना या ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा बाष्पीकरण होना, तो ये एक भौतिक परिवर्तन। इसके इसी हिसाब से हम देखेंगे, जब शुष्क बर्फ की बात करेंगे तो शुष्क बर्फ एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरीके से कई एग्जाम्पल है। अभी हमने ऊर्ध्वपातन को देखा। ऊर्ध्वपातन क्या है? जब कोई सॉलिड, जब ठोस गैस में परिवर्तित हो जाती है तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे निक्षेपण। डिपोजिशन। निक्षेपण क्या है? जब कोई, अभी हमने सॉलिड से गैस में गए थे, हम वापस गैस से सॉलिड में आए। ऐसे पदार्थ जिनकी अवस्था भी गैसीय अवस्था है, लेकिन वो यदि ठोस अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो इस अवस्था परिवर्तन को हम निक्षेपण या डिपोजिशन के नाम से जानते हैं। अब ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन हमने आपको बताया कि उसी हिसाब से, जिस हिसाब से इसके एग्जाम्पल होंगे उनको हम वापस देखेंगे। हम जैसे देखिए पत्ते पर जमी बर्फ, जो पत्ते पर बर्फ जमी है वो पहले हमारे आसपास गैसें थी, वाष्प थी, लेकिन वो वापस आकर परिवर्तित सॉलिड में हो गई। लेकिन यदि टेम्परेचर परिवर्तन हुआ तो वो वापस फिर वाष्प में चली गई। तो निक्षेपण एक भौतिक परिवर्तन, निक्षेपण एक भौतिक परिवर्तन। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देख सकते हो, पत्ते पर जमी बर्फ। ये बर्फ वगैरह आप जहाँ सियाचिन वगैरह है, अपने यहाँ जम्मू कश्मीर वगैरह में आसपास पत्तों पर देखा होगा आपने, बर्फ जम जाती है। ये निक्षेपण के उदाहरण है। निक्षेपण क्या है? गैस से सॉलिड में परिवर्तित हो जाना। दो अवस्थाएं परिवर्तन हो गई, सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड। इसके बाद हम देखेंगे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। तीसरी जो है मेल्टिंग या गलन। इसमें क्या होता है? सॉलिड जो है वो लिक्विड में परिवर्तित होता है, ये लिक्विड वापस सॉलिड में भी परिवर्तित होता है। अर्थात जो गलन है वो एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे एग्जांपल इसका देख सकते हो, बर्फ, बर्फ का पिघलना। मतलब गलन एक भौतिक परिवर्तन। हम आपको ये बार बार क्यों बता रहे हैं कि कौन कौन से भौतिक परिवर्तन है, कौन से रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि आगे चल के हम एक साथ दिखाएंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन। अब देखेंगे गलन किस हिसाब से भौतिक परिवर्तन है, संघनन क्या है, निक्षेपण भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। जो दोनों गुण प्रदर्शित करेंगे उनको किसी कैटेगरी में, उनको हम एग्जाम्पल से याद रखेंगे कि कौन कौन से इसमें ऐसे एग्जाम्पल है। उत्पादन में जो भौतिक परिवर्तन भी दिखाएंगे, जो रासायनिक परिवर्तन भी दिखाएंगे। जो पूर्ण रूप से सिर्फ भौतिक परिवर्तन दिखाएंगे उनको हम दिखाएंगे आपको भौतिक परिवर्तन में कि गलन एक भौतिक परिवर्तन क्रिया है, या हीरे वगैरह का काटा जाना वो एक भौतिक परिवर्तन है। अगर हीरे को काट देते तो उसको वापस उस अवस्था में ला सकते हो। ये सब हम देखेंगे। आपको बर्फ का पिघलना, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सॉलिड से लिक्विड। इसके अलावा हम देखेंगे चौथी अवस्था गलन, गलन हो गई। इसके बाद देखेंगे हम फ्रीजिंग, जमाव, फ्रीजिंग किसी चीज का जमाव। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, पहले लिक्विड से हम सॉलिड में जाएंगे और हम वापस में इसके तापमान में परिवर्तन करके सॉलिड से लिक्विड में आ सकते हैं। ये भी एक भौतिक परिवर्तन हो। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पानी से बर्फ जमना। पानी से बर्फ जमना
ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रीजिंग का। इसके बाद हमने देख ली 4 अवस्था परिवर्तन देख ली, पहले सब्लिमेशन ऊर्ध्वापातन, इसके बाद डिपोजिशन निक्षेपण, इसके बाद गलन, और इसके बाद जमाव था फ्रीजिंग। इसके बाद हम देखेंगे 5वां वेपराइजेशन या बाष्पीकरण। हम सॉलिड से गैस जा चुके, गैस से सॉलिड में आ चुके, और लिक्विड से सॉलिड में आ चुके, सॉलिड से लिक्विड में जा चुके। अब इसमें अगर देखो तो एक चीज कॉमन नहीं हुई, सिर्फ रिलेशन इनके बीच नहीं बना, लिक्विड से गैस का आपस में रिलेशन नहीं बना, तो ये 2 चीजें हम देखने को बची हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो बाष्पीकरण या वेपराइजेशन, बाष्पीकरण या वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, बाष्पीकरण क्या है? बाष्पीकरण में क्या होता है, जो लिक्विड है गैसेस या बाष्प में परिवर्तित, बाष्पीकरण में लिक्विड गैस में परिवर्तित होता है। इसका जैसे पानी से बाष्प का उड़ जाना, वापस बाष्प से आप पानी नहीं बना सकते। यदि आप प्रयोगशालाओं में कर रहे हैं तो आप इससे बना सकते हैं। बाष्पीकरण एक प्रक्रिया है, अगर आप इसके प्रयोगशालाओं में किसी गैस आदि को बाष्पीकृत कर रहे हैं तो उसको वापस उस अवस्था में ला सकते हैं। तो इसे नाम सॉलिड कहेंगे। ना इसे हम फिजिकल चेंजमेंट, ना केमिकल, मतलब ना भौतिक परिवर्तन ना रासायनिक परिवर्तन। इसका सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल आपको देखना है तो पानी का उबल जाना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पानी स्वतः ही बाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उबलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये बाष्पीकरण हो गया। इसके बाद हम देखेंगे संघनन, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। बाष्पीकरण भी इंपॉर्टेंट है, संघनन भी इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्वपातन इंपॉर्टेंट। ये 3 ही क्रिया, जो 3 ही रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है, जिनको भी याद रखना है। संघनन, कंडेंसेशन, इस सब क्रिया में क्या होता है, संघनन में अगर आप देखोगे इसमें गैसें लिक्विड में परिवर्तित होती है। इसका एग्जांपल हमने आपको बरसात बताया। जो संघनन है ये एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजमेंट है, क्योंकि जो गैसें हैं वो लिक्विड में परिवर्तित होती हैं। मतलब जो आसपास बादल उपस्थित हैं वो पानी के रूप में बरसात भी करते हैं, लेकिन वो बरसात वापस बाष्प में परिवर्तित हो जाती है। वो बात अलग है कि 100% नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ ना कुछ मात्राएं तो, कुछ भूमिगत जल बन जाता है, कुछ ना कुछ मात्रा तो बाष्पित हो ही जाती है। तो जो मात्रा बाष्पित हो जाती है और वापस बाष्प से हम वापस लिक्विड में आ सकते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजमेंट कहेंगे। हमने आपको बताया था भौतिक परिवर्तन जिसमें हम किसी भी अवस्था में एक दूसरे में अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब प्रारंभिक अवस्था में जाओ, फिर उसमें परिवर्तन कर लो, और वो फिर वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में जा सके, ये संघनन थी। अब हमने 7 अवस्था परिवर्तन की बात कर ली, जो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन हो, निक्षेपण डिपोजिशन हो, इसके अलावा चाहे गलन मेल्टिंग हो, जमाव फ्रीजिंग हो, इसके अलावा संघनन कंडेंसेशन हो, इसके अलावा आपका बाष्पीकरण वेपराइजेशन हो। इन सभी अपने आपस में जो अवस्था परिवर्तन थी इनकी बात करते हैं। हमने 7वीं अवस्था की बात की कि जब गैसें 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पर आयनीकृत हो जाती है तो एक नई अवस्था प्लाज्मा अवस्था बनती है। हमने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था के बारे में विस्तार से बात पिछली क्लास में की है। अभी हम जो बात करेंगे अब इसके आगे, वो हम सिर्फ, क्योंकि किसी भी चीज को ब्रीफली समझना तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनको मैं याद रखना होता है। उन चीजों को याद करने के लिए हम 60 रूम में देखेंगे फिजिकल चेंजमेंट या भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के जो एग्जाम्पल संभव। हमने आपको बताया था कि ऐसे परिवर्तन जिनमें वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ सकती है, इसके सब, अगर अब इसकी एग्जाम्पल की हम बात करें, 2 अवस्था परिवर्तन बताएं, 2 प्रकार से हो सकती है, भौतिक या रासायनिक। तो इसका अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, देख सकते हो, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, कपूर का जलना, भौतिक परिवर्तन देख रहे हो हम। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का, ये एग्जाम्पल भी पूछा गया कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है।
इसके अलावा कपूर का ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा, कपूर का सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा वाष्प में परिवर्तन, या कपूर का सब्लिमेशन लिख लो, भौतिक परिवर्तन, या किसी का गंजा करवाना। और एग्जाम्पल देख सकते हो, कोई आपको अगर छोड़ के चला गया, जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिसको आप बहुत ज्यादा करते थे, वो आपको छोड़कर चला, तो ये तय है कि वो किसी ना किसी समय आपके पास वापस आ सकता है, संभावना है वो वापस आ सकता है, हो सकता है उसके स्वभाव में कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन वो अगर वापस आ सकता है तो भौतिक परिवर्तन। लेकिन वो शख्स जो आपको छोड़ कर गया उसके साथ ही कोई संभावना, सारी संभावनाएं खत्म, मतलब रासायनिक परिवर्तन हो गया, अब वो चली गई, अब वापस आना मुश्किल। तो ऐसे परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन क्या है जो हमारे वापस जीवन में आ सकते हैं, इसको लिखना सही नहीं है, कौन चला गया या नहीं चला गया, समझाना ठीक था कि ऐसे लोग जो हमें चले गए छोड़कर वापस नहीं आ सकते, किसी की मृत्यु हो जाए, रासायनिक परिवर्तन, जबकि किसी का अपने घर से भाग जाए, एक ना एक समय वापस आ सकता, उसकी संभावना है, ये भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझने से ज्यादा आप इनके जो एग्जाम्पल दिए हो, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो उनको आप नॉर्मल सोचिए, उन पर विचार करिए, क्या ऐसा संभव है। अगर आपको लगे कि ऐसा संभव है, उनकी अवस्था में वापस आ सकते हैं या प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकते हैं, तो उस हिसाब से आंसर में टिक करिए, भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल हजारों से ज्यादा संभव, क्योंकि जो हमारे आसपास चीजें उपलब्ध है वो सभी पदार्थ, और पदार्थों में अवस्था परिवर्तन होता ही है, जो इनमें अवस्था परिवर्तन होगा तो सभी वस्तु में किसी में भौतिक होगा तो किसी में रासायनिक होगा। कितने एग्जाम्पल समझाए, जो एग्जामिनर, कोई भी एग्जामिनर जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो किसी हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल उठा के आपसे पूछ सकता है, तो उसमें आप सिर्फ ये चीज देखेंगे कि हम इसकी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ सकते हैं। यदि हम उसकी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ सकते हैं तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन यदि हम उसकी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आ सकते तो वो रासायनिक परिवर्तन। तो यही रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हम कुछ देखेंगे। रासायनिक या केमिकल चेंजमेंट, रासायनिक जो परिवर्तन है इसके कुछ चेंजमेंट हम देखेंगे। रासायनिक परिवर्तन की अगर चेंजमेंट की आप बात करोगे तो मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, कपूर का जलना, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, बता दें, CO2 का पास हो जाना, इन सब चीजों का। जैसा संघनन है, संघनन अभी हमने आपको बताई थी कि संघनन एक भौतिक परिवर्तन। संघनन क्यों भौतिक परिवर्तन, सॉलिड से अगर गैस में जा सकते हो तो गैस से वापस सॉलिड में, गैस से सॉलिड में आना ही तो संघनन है, सॉरी गैस से लिक्विड में आना ही तो संघनन था, तो लिक्विड से वापस हम गैस में जा भी सकते थे। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिनको आपको सिर्फ इनकी परिभाषा के आधार पर समझना कि भौतिक परिवर्तन क्या थे, रासायनिक परिवर्तन क्या थे। आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हमने आपसे आज पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के बारे में बात की। अगली जो क्लास होगी उस क्लास में हम पदार्थों के जो सूक्ष्मतम है, हम पदार्थों के प्रारंभिक अवस्था में जाने का प्रयास करेंगे। हम बात करेंगे परमाणु की, बात करेंगे परमाणु के सहयोग से कब तत्व बनेगा, बात करेंगे तत्व के बाद यौगिक, ये अणु। जैसे कि अगर हम देखते हैं परमाणु, जब हमने आपको बताया कि परमाणु के बारे में थोड़ा जानकारी आपको अभी दे देते हैं, लेकिन जो हम आगे यूनिट स्टार्ट करें उस यूनिट में हम आपको परमाणु की पूरी संरचना के बारे में बताएं, क्योंकि परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का मूल कण, किसी भी पदार्थ का मूल कण, इसी से मिलकर आगे पदार्थ बनेंगे, इसी के आगे केमिस्ट्री चलेगी। तो इसकी हमें संरचना भी समझना होगा, हमें समझना होगा कि इस परमाणुविक संरचना में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों का उनके नाभिक में क्या स्थान है, आखिर ये कैसे पता चला कि परमाणु में भार होता है, इन सब पर बात करेंगे। हम बात करेंगे परमाणु के जो रदरफोर्ड, थॉमसन, ये इन लोगों ने जो परमाणु मॉडल दिए, जो इनके सिद्धांत दिए, वो आखिर में उन्होंने किस किस आधार पर दिए, उन्होंने क्या बताया, उन सबकी हम बात करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेंगे जो परमाणु होती है किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, इसी परमाणु के सहयोग से जब ये परमाणु आपस में सहयोग करते हैं तो इनके सहयोग से दो चीजें बन सकती है, या तो तत्व बन सकता है या अणु बन सकता है। अब अणु क्या है, तत्व क्या है, इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि एक समूह है, एक समूह है जिसमें 10 औरतें, वुमेन्स बैठी हुई है। अगर 10 लड़कियां आपस में बैठी हुई है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो अगर आपस में बैठी है कि बातचीत ना करें, लेकिन हो सकता है कि कोई उनका अपना पर्सनल मैटर हो जो वो आपस में बातचीत नहीं कर रहा, एक दूसरे नहीं बोलना चाहते। तो यहाँ पर हमने हर एक लड़की को एक परमाणु की जगह हमने लड़की को लिया, मतलब जो परमाणु है वो लड़की के बराबर लिया है।
एक लड़की एक परमाणु के बराबर। तब हम बात कर रहे हैं, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परमाणु को अगर हम लड़की मान लें कि परमाणु लड़की, अगर 10 लड़कियों का समूह है, वो समूह आपस में एक दूसरे से बातचीत कर, एक दूसरे की अच्छाई और बुराई की बात कर रहा है, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज में आपस में परिवर्तन कर रहा है, तो वो जो 10 लोगों का एक समूह बनेगा, उस समूह को हम अणु कहेंगे। मतलब उनमें परिवर्तन हो रहा है, उनके भौतिक गुणों में या उनके जो रासायनिक संगठन है उनमें परिवर्तन हो सकता है, उनकी बुद्धि बदल सकती है। वो आपस में अगर अच्छे लोग मिले हैं, 10 लड़कियां आपस में बात कर रही हैं, अगर उनमें से अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी है, तो वो एक दूसरे में किसी के अंदर कोई अच्छाई जाएगी, किसी के अंदर किसी की कोई बुराई जाएगी। तो ये जब आपस में गुणों में परिवर्तन कर लेंगे या आपस में बातचीत करते हुए बैठे हैं 10 लोगों का ऐसा समूह जो आपस में बातचीत करते हुए बैठा है, तो ऐसा समूह अणु कहलाता है। मतलब 10 परमाणुओं का समूह जो आपस में अपने गुणों में या अपने में केमिकल चेंजमेंट, रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं, अपने भौतिक गुणों या अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर सकते हैं, उन सभी या करते हैं, उन सभी को हम अणु या मोलेकुल के नाम से जानते हैं। लेकिन वही परमाणु जो 10 परमाणु या 10 लड़कियों का समूह बैठा है, जो आपस में बातचीत नहीं करता, मान लीजिए वो आपस में समूह बैठा है लेकिन वो आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ शांति से बैठे हैं, दूसरे देख रहे हैं, दूसरे समझ रहे हैं। तो अगर उन चीजों को आप देखोगे या उस ग्रुप को आप तत्व या एलिमेंट करेंगे, मतलब इसमें जो तत्व होते हैं इनके आपस में गुण, जो इनके अंदर जितने भी परमाणु होते हैं उनके आपस में गुण में कोई परिवर्तन। जो अणु होते हैं इन्हें हम संख्या द्वारा भी निर्धारित कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं, जबकि जो तत्व होते हैं उन्हें संख्या द्वारा निर्धारित नहीं करते। तत्व के 3 भाग भी होते हैं। अणु जो है वो समपरमाणविक हो सकते हैं या विषम परमाणविक हो सकते हैं। जो तत्व है वो 3 हो सकते हैं। धातु, इसको मेटल बोलते हैं, अधातु नॉन मेटल, उपधातु भी हो सकते हैं, सब मेटल, इन्हीं से बना मिश्र धातु भी हो सकता है। ये चीज नॉर्मल थी। जब परमाणु आपस में बातचीत करते हुए बैठे हैं, 10 या 10 से अधिक परमाणु या 2 या 2 से अधिक परमाणु जो आपस में बातचीत करते हुए बैठे हैं, आपस में एक दूसरे के गुण में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उनका समूह अणु कहलाएगा, मोलिकुल कहलाएगा। लेकिन यदि वही समूह आपस में बिना बातचीत के बैठे हुए हैं तो वही ग्रुप तत्व कहलाएगा। लेकिन अब आप देखिए कि तो 10 का एक समूह जिसमें 10 परमाणु या 10 लड़कियां, इसमें 10 लड़कियां, ये बातचीत वाली, ये बिना बातचीत वाली। लेकिन ये जब आपस में मिलेंगे, एक अणु का समूह एक तत्व का समूह। अभी हमने अणु और तत्व को समझ लिया, इसके बाद हम इसके आगे भी कुछ चीजें देखेंगे क्योंकि अगली क्लास में हम इसी टॉपिक पर पूरी बात करेंगे। अणु या तत्व, तत्व क्या है? ये उन 10 लोगों का समूह या 10 परमाणुओं का समूह है जो अपने में कोई परिवर्तन नहीं करते, बिना बातचीत के एक ऐसे तरह स्थिति में बैठे हैं कि एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझते। एक अफ्रीका से है तो एक पता चला है अमेरिका से, एक को फ्रेंच आती है, एक को चाइनीज आती है, कोई इंडियन आती है, इस हिसाब के लोग आपस में बैठे। लेकिन यही लोग जो 10 हिंदी वाले बैठे या 10 लड़कियां बैठे जरूर बातचीत करेंगी, मानेंगे ही नहीं ये समूह। लेकिन जब ये आपस में समूह 10 लोगों का ये समूह, 10 लोगों का ये समूह, ये जब एक दूसरे के पास जाएंगे या एक दूसरे से जब हम ग्रुप के बाई जिन लोगों को साथ में बिठाएं, तो ये जरूरी नहीं कि बिना बातचीत वाला और बातचीत वाला समूह से आपस में कोई बातचीत ना, तो ये आपस में कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। यदि आपस में करते हैं तो इससे बनेगा मिश्रण। जो हमने पदार्थ की आपको बताया था, इसीलिए यहाँ समझाना जरूरी था। ये अगर आपस में परिवर्तन करते हैं, बातचीत के द्वारा ही आपस में मिलते हैं, तत्व या अणु कोई भी हो सकता है। 10 अणुओं का समूह हो सकता है, दूसरी तरफ भी 10 अणुओं का समूह हो सकता है। लेकिन इन समूह जब आपस में मिलकर बातचीत ना करें तो इनका समूह यौगिक कहलाएगा। लेकिन यही 10 तत्व या 10 अणुओं का समूह आपस में मिलकर बातचीत करते हैं तो उसका समूह मिश्रण कहलाएगा। आगे हम पूरा आपको बताएंगे कि तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में, अणु मिश्रण के बारे में, परमाणु का थोड़ा उसके भी बारे में बताएंगे, परमाणु की जो प्रारंभिक स्थिति की जो जानकारी हमें होनी चाहिए उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम जब परमाणु की संरचना पढ़ेंगे तो हम उस परमाणु के बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको बताएंगे कि तत्व किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप होता है। ये प्रश्न पूछा गया, जो तत्व होता है वो किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप होता है, क्योंकि जो परमाणु है वो किसी भी पदार्थ का शुद्धतम रूप भी है, सूक्ष्मतम रूप भी है, लेकिन उसमें कोई किन्हीं भी घटक कणों का मिश्रण नहीं होता। परमाणु से स्वतंत्र होता है।
लेकिन तत्व परमाणुओं का मिश्रण है, कई परमाणु मिलकर तत्व बनाते हैं, लेकिन ये फिर भी स्वतंत्र रहता है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तत्व जैसे कि लोहा है, लोहा में सिर्फ लोहा होगा। सोने के आभूषण है तो उसमें सोना होगा, वो बात अलग है कि आपके जो सुनार वगैरह है वो क्या मिला, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो सोना है उसमें सिर्फ सोना होगा, जो चांदी है उसमें सिर्फ चांदी होगा। मतलब किसी भी पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था और किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम या न्यूनतम अवस्था परमाणु। आज के लिए हम यहीं तक बात करेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अगली क्लास में हम देखेंगे तत्व, परमाणु और अणु के बारे में विस्तृत जानकारी। आज के लिए इतना ही।